निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि और नदियों का संगम। हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज के संगम पर है। हाँ, हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज के संगम पर है, सही है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल के संगम पर है, नहीं, गलत है। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा के संगम पर है, नहीं। कोलेरू झील की अगर हम लोग बात करें, यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और यह कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है। कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है। कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है कोलेरू झील। कृष्णा और गोदावरी के संगम पर है कोलेरू झील, और आंध्र प्रदेश में है। कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? केवल एक, केवल एक। छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें, तो वह प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। उस प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था, पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था। ये तीनों शब्द की अगर हम लोग बात करें, तो ये तीनों के तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये तीनों के तीनों शब्द शामिल किए गए हैं। तो इस समय जो प्रस्तावना अंगीकृत किया गया था उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। वही गणराज्य शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये शब्द थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन शब्द नहीं था? तो 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अच्छा, एक बात बताइए, प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन? कितना बार? 1 बार। 42वां संविधान। अच्छा, इस संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सिफारिश पर हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जानते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन सही है? इसमें जो है ना, सत्य की जगह जो है ना असत्य होगा। अब ये क्वेश्चन सही हुआ। आइएगा, अब आइए क्वेश्चन पे। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हां, बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। यह स्टेटमेंट सही है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह सही है। हाँ, कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है। और इसी वजह से संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया और 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया? नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, अमेरिका। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए,
एक बात बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव? 4 देश। कितने देश? 4 देश। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। अमेरिका से इस रूप में प्रभावित है। विश्व का पहला देश अमेरिका हुआ जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और भारत अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तीसरा, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। और तीसरा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है, यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। और फ्रांसीसी क्रांति का ही सबसे लोकप्रिय नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और आप सब लोग जानते हैं प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 प्रकार की समानता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर। और एक बंधुत्व यानी एक भाईचारा स्थापित करने की बात प्रस्तावना में की गई है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। नहीं, 26 नवंबर 1949 संविधान पूर्ण रूप से बनने की तिथि है। और यह एक ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर 1949 इस तिथि को भारत का संविधान बन गया था। और इस तिथि को लेकर प्रस्तावना हमें यह जानकारी देता है कि इस तिथि को संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी स्वीकार कर लिया था। और इस तिथि को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 60, ये सब अनुच्छेद जो है आपको लागू हुए थे। लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए तो भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। तो यही गलत है, यह संविधान लागू होने की तिथि नहीं है बल्कि संविधान के पूर्ण रूपेण बनने की तिथि है। आंसर यही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हां, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। हां, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिए गए। हां, आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। अर्नेस्ट बारकर। देखिए, कुंजी नोट, इसका अंग्रेजी क्या होता है जानते हैं? की पॉइंट। अब की पॉइंट क्या होता है जानते हैं? सुनिए, अगर आप एनसीईआरटी पुस्तक पढ़े हैं, उसमें जो कॉलम होता है, एक कॉलम बनाया जाता है। कॉलम में जो फैक्ट होता है वो की पॉइंट होता है। की पॉइंट मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। फिर अगर आप भारतीय भवन का पुस्तक पढ़े, 9वां, 10वां, 11, 12 में, तो भारतीय भवन के पुस्तक में क्या है जानते हैं? भारतीय भवन के पुस्तक में है कि पूरा चैप्टर है, लास्ट में एक कॉलम बना दिया गया है और लिख दिया गया है की पॉइंट, और उसमें उस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा गया है। उसमें उस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण चीज को उसमें लिखा गया है। समझे? तो की पॉइंट होता है मतलब महत्वपूर्ण प्रावधान। तो भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उसके सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रस्तावना में लिख दिया गया है। इसी वजह से प्रस्तावना को कुंजी नोट या की पॉइंट कहा जाता है, और ऐसा अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। फिर प्रस्तावना को लेकर पंडित नेहरू ने यह कहा है कि प्रस्तावना रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। प्रस्तावना को लेकर पंडित नेहरू ने यह कहा है कि प्रस्तावना रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। फिर
पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, नहीं पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, हाँ, के एम मुंशी और इस सब का स्टेटमेंट याद रख लीजिए, के एम मुंशी और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इस सब का स्टेटमेंट याद रखिए, इस सब पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, चीजों को समझिएगा। भले 1857 के विद्रोह को अनेकों विद्वानों ने अनेकों रूपों में परिभाषित किया है, लेकिन एग्जाम में मात्र दुइये को स्टेटमेंट पूछता है। एक या तो बीडी सावरकर का पूछेगा या आरसी मजुमदार का पूछेगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए। वैसे ही प्रस्तावना को लेकर तो अनेकों विद्वानों ने अनेकों प्रकार की बातें कही है। जैसे एन ए पालकी वाला ने कहा है कि यह संविधान का परिचय पत्र है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। परंतु दो विद्वान का स्टेटमेंट काफी ज्यादा महत्व का है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। एक सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एक के एम मुंशी। के एम मुंशी ने यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो जब भी आप प्रस्तावना से रिलेटेड स्टेटमेंट को याद रखते हैं तो उसमें जो है के एम मुंशी और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दो विद्वान के स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पलट करके देखिएगा किसी भी एग्जाम का, तो यही दो विद्वान का स्टेटमेंट प्रस्तावना को लेकर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसी वजह से बोले। रोटी खाना जानते हैं बड़ी पाप है। एक तो रोटी हमको पसंद आए नहीं, ठीक है, ऊपर से खाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है रोटी खाने में। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप सब लोग जानते हैं कि पंडित नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, यह प्रस्तावना के एक प्रावधान के द्वारा दर्शाया जाता है। वह प्रावधान है संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व संपन्न। वैसा राष्ट्र जो संप्रभुत्व संपन्न है, वह आंतरिक और बाह्य दोनों नियंत्रण से परे है। उस पर किसी भी देश का ना तो कोई आंतरिक नियंत्रण होता है, ना कोई बाह्य नियंत्रण होता है, बल्कि वह स्वतंत्र होता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत वर्ष 1947 ईस्वी से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत वर्ष 1947 ईस्वी से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सही है ये, और सबसे बड़ा बांध भी है। भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि ओडिशा में है, और यह एक प्रकार का लेगुन झील है। भारत में लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नहीं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। वही लोकटक झील की अगर आप बात करेंगे तो यह मणिपुर में है, और यह उत्तरी पूर्वी भारत, गौर फरमाइएगा, लोकटक झील मणिपुर में है और यह उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तरी पूर्वी भारत मतलब सेवन सिस्टर वाला राज्य जो है, वो जो भारत का इलाका है, उसका सबसे बड़ा मीठे पानी का झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। ना कि पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक है। समझ गए? तो ये गलत है। कौन सा सही है? 1 और 2। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले टेस्ट में भी आया था। 1 2 3 4 सब होगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, नक्की झील राजस्थान में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, परशुराम कुंड झील अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। कौन सी नदी मेकाल रेंज में से नहीं निकलती है? ताप्ती, सोन, नर्मदा, महानदी। मेकाल रेंज से नहीं निकलती है ताप्ती, इस सतपुरा रेंज से निकलती है। सतपुरा।
बांध और नदी, कौन बांध कौन नदी पर है, और कौन सा युगल सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। बालीमेला बांध इंद्रावती नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, नीरा बांध तुंगभद्रा नदी, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है चंबल। चंबल नदी पर राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध है, यह सही है। तुंगभद्रा नदी पर नीरा बांध है, नहीं। नीरा बांध तुंगभद्रा नदी पर नहीं है, बल्कि नीरा बांध महाराष्ट्र राज्य में है और यह नीरा नदी पर है, नीरा नदी पर है, नीरा नदी पर है। तो नीरा बांध नीरा नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है, यही सुमेलित नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे आपको कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। इसके बाद पवना बांध महाराष्ट्र में है, पवना नदी पर। पोचंपाद परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। जायकावड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। यह सब महाराष्ट्र की प्रमुख नदी उद्देश्य परियोजना है या बांध है। इस सबसे सिंचाई और होता है, समझ गए। बाद बाकी सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी सही है। बालीमेला बांध इंद्रावती नदी सही। बांध और नदी, दुलहस्ती चिनाब नदी, हां, सलाल बगलीहार दुलहस्ती, ये सभी बांध परियोजना चिनाब नदी पर है, सही है। रिहंद बांध केन नदी पर है, नहीं। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है। पंचायत बांध दामोदर नदी पर, सही है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं आजाद भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में हुआ है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है। और इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचायत बांध, बराकर नदी पर मेथन वाला पहाड़ी और तिलैया बांध तथा कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है। और आपके बिहार एसआई एग्जाम का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत बांध परियोजना किन नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भागीरथी के साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, बी। देखते हैं, जानते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन देने का मूल उद्देश्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है लिया जा सके, समझ गए। आप लोग ऐसे आ जाते हैं मुंह उठा करके कि होमवर्क सब करते हैं ना। हम कभी भी एक रोज चेक करेंगे, 3:30 बजे आ जाएंगे, चेक करेंगे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। बहुत सारे लोग जो है सीधा आ जाते हैं मुंह उठा करके, बस मास्टर आंसर बतेबे करेगा, ठीक है, पैसा दिए हैं तो जा रहे हैं, समझे। वो वाला काम मत कीजिए। ये सब जो बैग लटका करके, वो आइडेंटिटी कार्ड लटका करके जो घूमते रहता है, वो पागल बनाता है लोग को। और उस सब के चक्कर में आप लोग उस सबसे घबराइएगा नहीं, एकदम नहीं घबराइएगा। अरे बीपीएससी तो विद्यार्थी का धागा धागा खोल के रख दिया है, समझ गए। 2 लाख विद्यार्थी 30% मार्क नहीं ला पाया, 45 मार्क नहीं ला पाया है 150 में, समझ गए। तो विद्यार्थी का स्तर क्या है वो आप समझ सकते हैं। तो यहां से आपको यह सीखना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं ये चीज, हर क्लास में बोल रहे हैं। यहां से आपको यह सीखना है कि आपको एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा बेहतर बनना है। और जिस रोज अगर आप एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा बेहतर बन गए, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट होने से नहीं रोकेगा, ठीक है। बहुत लोग तो घबरा जाता है, इतना पढ़ने वाला लोग है, क्या होगा। अरे कोई नहीं पढ़ने वाला, बहुत कम पढ़ने वाला है, ठीक है। दिखावटी पढ़ाई और वास्तविक पढ़ाई में बड़ी अंतर होता है, ठीक है। जो आपको कभी पढ़ते हुए ना दिखे लेकिन उसका रूम बंद है और वो एक्सेप्ट ना करे कि वो पढ़ता है, लेकिन टेस्ट उस्ट देता है तो उसको 80-85 मार्क आता है, आप समझ जाइए साला ये पढ़ता है, रूम बंद करके पढ़ता है, रात में पढ़ता है, किसी को बताता नहीं, समझ जाइए तेज है। और उससे बच करके रहिए, समझे। उससे बच करके रहिए, मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, मतलब आप ये मत सोचिए कि वो नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है। वास्तविक पढ़ाई यही होता है, रूम बंद करके आराम से पढ़ लिए, दूसरे को जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, चलो ठीक है। तेज विद्यार्थी यही करता है। चतुर्लिंगम वाला कहानी नहीं जानते हैं आप लोग। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाहद्रोणी कहते हैं। हाँ, अपवाहद्रोणी कहते हैं। जैसे इसको समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, सही है ये। एक तो पहली बात है कि ये सही है। अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाहद्रोणी कहते हैं। हाँ, एक नदी तंत्र, जैसे सिंधु नदी तंत्र,
गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहां पर नदी तंत्र का मतलब समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब जब बात गंगा नदी तंत्र की हो रही है तो गंगा नदी तंत्र का मतलब सिर्फ गंगा नदी ना है। गंगा नदी तंत्र का मतलब है गंगा और उसकी सहायक नदी। तो अब आप सब लोग जानते हैं गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी सहायक नदी है यमुना, इसकी सहायक नदी है सोन, इसकी सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो अब गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र मतलब जहां से गुजरती है। अरे दीदी जी आप काहे सो रही है, आप शुरू से सो रही है, बताइए कहां रात में कहां जाते हैं? वैलेंटाइन वीक चल रहा है, भर रात बतियाते हैं का? शुरुए से सो रही है, हम सोचे अब ठीक हो जाएगी, तब ठीक हो जाएगी, और नजर भी पता नहीं बार बार उसी पे मेरा चल जाता है। अब उधर नहीं देखेंगे, अब इधर देखेंगे। सोते रहिए अब आप अपना, हमको क्या मतलब है, वैलेंटाइन वीक मनाते रहिए। तो नदी तंत्र, नदी तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु और उसकी सहायक नदी। तो अब गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियां जहां बह रही है वह उसका अपवाह क्षेत्र हुआ, वह उसका अपवाह क्षेत्र हुआ। तो एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है, एक नदी और उसकी सहायक नदी का जल जिस क्षेत्र में प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। हाँ सही है, अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं, एकदम सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, देखिए अब देखिएगा आप यहां पर, यह गंगा नदी तंत्र है और गंगा एक हिमालयी नदियां है, हिमालय की नदी है गंगा। भारत के मध्य से होकर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है, और जो भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, तो स्वाभाविक सी बात है वह ऊंचा स्थल होगा। हां या ना? पर्वत, अरे पर्वत का क्या मतलब होता है? ऊंचा स्थल, ऊंचा स्थल को हम लोग पर्वत कहते हैं, ऊंचा स्थल को हम लोग पर्वत कहते हैं। चलिए, तो पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ऊंचा स्थल। क्या होता है? ऊंचा स्थल, ऊंचा स्थल। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में जाइएगा तो इस क्षेत्र में बहने वाली सभी नदियां हिमालय की नदियां हैं, और नीचे आइएगा तो ये प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो हिमालय की नदियों को प्रद्वीपीय भारत की नदियों से अलग करता है विंध्य पर्वत श्रेणी। यानी विंध्य पर्वत श्रेणी एक प्रकार का जल विभाजक के रूप में काम करता है, विंध्य पर्वत श्रेणी एक प्रकार से जल विभाजक के रूप में काम करता है। यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है।
कौन पर्वत श्रेणी हिमालय नदी तंत्र को प्रद्वीपीय भारतीय नदी तंत्र से अलग करता है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी। तो सही बात है, ये जो स्टेटमेंट है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता है। हां, समझे या नहीं समझे? एक और दो दोनों। रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? देखिए, रामसर साइट्स में उन झील तथा अन्य स्थलों को शामिल किया जाता है जो जैव विविधता को बढ़ावा देता है। रामसर साइट्स में शामिल होने वाला जो प्रथम भारतीय झील है वह चिल्का झील है। चिल्का झील है, और चिल्का झील है ओडिशा में, और इसे शामिल किया गया है संभवतः 1981 ईस्वी में। 1981 में। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। हाँ, सही है। जैसे आपको देखना लीजिए, यमुना की सहायक नदियों में जो है सिंध, कैन, बेतवा, चंबल, ये सब विंध्याचल श्रेणी या कैमूर श्रेणी से निकलती है। सही बात है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल प्रदेश श्रेणी से निकलती है। नहीं, गलत है, और भी है। चंबल नदी अपने उत्खात भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। हां, 1 और 3। बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, कौन है? काबरताल झील। कहां है ये? बेगूसराय ना। और हाल ही में नागटी और नक्की, कहां है ये? इस सबको रामसर साइट में शामिल किया गया है, पक्षी अभयारण्य। तो काबरताल झील बेगूसराय। और जानते हैं, ये जो है बिहार के एग्जाम का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ते हुए जानते हुए गलती करके आ जाता है। यही सब क्वेश्चन में एकदम से गलती करना ही नहीं है। सीधा एक बात जान लीजिए, एग्जाम पास करना है, जितना पढ़े हैं उसमें से एक वो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। तुक्का मार करके 5 गो और सही कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े हैं उसमें से वो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। झील और राज। लोकटक झील मणिपुर में है, सही कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। मणिपुर में है। चिल्का झील ओडिशा में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? बूलर, बड़ा पानी, लोकटक। 2, 3 और 4। अब इसमें आप जानते होंगे, डल झील जम्मू कश्मीर में है, खारे पानी का झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी का झील है। बड़ा पानी झील राजस्थान में है, मीठे पानी का झील है। सामान्य तौर पर राजस्थान में खारे पानी का ही झील है, लेकिन राजस्थान में बड़ा पानी मीठे पानी का झील है। लोकटक झील मणिपुर में है, मीठे पानी का झील है। 2, 3 और 4। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? मानव निर्मित जो गोविंद सागर झील है, इसका संबंध भाखड़ा नांगल परियोजना से। भाखड़ा नांगल परियोजना से। भाखड़ा नांगल परियोजना से। कौन सी लेगुन है? लेगुन है। लेगुन सुनिए, जैसे यहां पर आप सभी छात्र को अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, लड़का और लड़की। फिर एक और दूसरा आधार तेज और भूसकोल, समझ गए? तो
उसी प्रकार से झील की अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग आधार पर जो झील का विभाजन हुआ है, झील को कई भागों में बांटा गया है। एक होता है मानव निर्मित झील, एक होता है प्राकृतिक झील, फिर एक होता है लेगून झील, एक होता है क्रेटर झील, एक होता है हिमानीकृत झील, एक होता है वायु अपर्दन से निर्मित झील। तो ये सब झील के प्रकार हैं। और लेगून या अनूप, लेगून या अनूप, लेगून या अनूप की अगर हम बात करें तो लेगून या अनूप जो है झील का एक प्रकार है, झील का एक प्रकार है। और जानते हैं सामान्य तौर पर समुद्र से सटे राज्यों में जो झील है वो लेगून झील के उदाहरण होते हैं। सामान्य तौर पर समुद्री राज मतलब वो ऐसा राज्य जो समुद्री सीमा बनाता है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सब समुद्र तटीय राज्य है। ये सब राज्य समुद्री सीमा बनाता है। सामान्य तौर पर लेगून झील समुद्री राज्य में ही पाया जाता है। देखिए होता क्या है, चट्टान हो गया, बालू कंकर पत्थर हो गया, इन सभी के वजह से समुद्र के मुख्य जल का कुछ हिस्सा अलग हो जाता है और झील जैसी आकृति का निर्माण करता है समुद्र तटीय राज्य में। उसी को लेगून झील कहा जाता है। जैसे ओडिशा का चिल्का झील लेगून झील का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित पुलिकट झील लेगून झील का उदाहरण है। केरल का अष्टमुडी झील लेगून झील का उदाहरण है। समझ गए। पेरियार झील की अगर हम लोग बात करें तो वह लेगून झील का उदाहरण नहीं है। समझ गए। तो 1 और 2, 3 जानते हैं, 3 ऐसे किताब सब में हम देखते हैं कि लेगून झील दे देता है, लेकिन कोलेरू जो है ना लेगून झील का उदाहरण ना है। ठीक है। अगर कंसेप्चुअली आप पढ़िएगा ऐसे घटना चक्र सब दे देता है 1, 2 और 3, लेकिन कोलेरू जो है लेगून झील का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो 1 और 2 सिर्फ होगा। ठीक है। कोलेरू झील जो है, हाँ वो तो आंध्र प्रदेश में है। वो किस प्रकार का झील है हम ये बात बोल रहे हैं, नहीं है। देखिए एकदम दिमाग से उतर गया, बाद बाकी चीज याद आ रहा है। क्रेटर ना है, वायु द्वारा निर्मित भी ना है, हिमानी द्वारा निर्मित भी ना है। देखिए एकदम दिमागे से उतर गया। ठीक है, बता देंगे। ठीक है, अगर याद आएगा आज तो। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। और यह आंदोलन वर्ष 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। जानते हैं अंग्रेज आदिवासी तक को नहीं छोड़ा, आदिवासियों का भी शोषण किया। और अंग्रेजों ने आदिवासियों का शोषण किस रूप में किया जानते हैं? देखिए, एक तो आदिवासी जंगल में रहता था। आदिवासी जंगलों पर अपना नेचुरल अधिकार मानता था कि हम जंगल में रहते हैं, जंगल पर हमारा नेचुरल अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने फायदा के लिए जंगलों से आदिवासी को बाहर कर दिया। आदिवासी महिलाओं की अस्मत लूटी गई। ये सभी कारण बने आदिवासी आंदोलन के। मुंडा विद्रोह आदिवासी आंदोलन है, ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन है। समझ गए।
हाँ, संथाल भी है, आदिवासी आंदोलन, ठीक है। अब एक आध कितना एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो एक के दुगो न होता है, अब 5 गो एग्जाम्पल देंगे उतना क्लास तो है नहीं, ठीक है, कि 5 गो एग्जाम्पल देंगे कि परिपूर्ण समय है। टाइम का भी एक बाउंडेशन है, आप लोग टाइम भी देना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन, नील आंदोलन, नील आयोग का गठन, नील आंदोलन की जगह नील आयोग कर लीजिए। नील आयोग का गठन कब किया? देखिए ध्यान दीजिएगा, नील, नील जो है ना, नील का उत्पादन ब्रिटिश काल में होता था, और नील का उत्पादन करना किसानों के लिए लाभप्रद नहीं था, क्योंकि नील का एकमात्र खरीदार था अंग्रेज। नील का एकमात्र खरीदार अंग्रेज था, जिस वजह से उचित मूल्य नहीं मिल पाता था किसानों को। इसी वजह से नील की खेती करना भारत का किसान नहीं चाहता था। बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नील आंदोलन 1859-60 में हुए, और जब यह आंदोलन काफी लोकप्रिय हो गया तो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया, और नील आयोग ने यह सिफारिश किया कि बंगाल के किसान अगर नील की खेती नहीं करना चाहता है तो नहीं करे। अगर बंगाल के किसान चावल की खेती ही करना चाहता है, जूट की ही खेती करना चाहता है, तो वह चावल और जूट की ही खेती करे। मतलब नील आंदोलन सफल आंदोलन था, और नील आंदोलन एक प्रकार का कृषक आंदोलन था, यह किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। नील आंदोलन एक प्रकार का कृषक आंदोलन था, और यह कृषक आंदोलनों में पहला सफल कृषक आंदोलन था, समझ गए। और नील आयोग का गठन संभवतः 1859। मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय के नेतृत्व में 1873-76। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, बाबा साहेब देशमुख के नेतृत्व में 1874-75 में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, अली मुस्लियार के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। हाँ, सही है ये। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। हाँ, 1 और 2 दोनों सही है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? देखिए, जानते हैं, सुनिए। नेता और राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं है कि आज अवसरवादी बना है, हाल फिलहाल में अवसरवादी बना है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनेता और राजनीतिक पार्टी स्टार्टिंग से ही अवसरवादी रहा है। मौका पर अवसरवादी मतलब मौका पर चौका मारने वाला, समझ गया। अवसरवादी का मतलब ये होता है जैसे मौका मिला चौका मार दिए, ठीक है। तो कांग्रेस को, जो कांग्रेस 1885 में स्थापित हो गया था, उस कांग्रेस को 1935 ईस्वी तक किसानों की याद नहीं आई। लेकिन जब 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह घोषणा किया गया कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उस विधानसभा चुनाव में आम जनता भी पार्टिसिपेट करता, किसान सब पार्टिसिपेट करता, तब कांग्रेस को किसान का याद आया, और फिर कांग्रेस ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई, और लखनऊ में स्थापना हुई अखिल भारतीय किसान सभा की। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सेशन, प्रथम सत्र की बैठक भी लखनऊ में हुई,
और उस बैठक की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो यही पूछा जा रहा है 1936 में जब हुआ था तो किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। और देख रहे हैं इस अवसरवादी चीज को और भी समझिए। पहली बार कांग्रेस गांव में अपना अधिवेशन कब किया? 1937 फैजपुर में। उससे पहले तो शहरे में होता था। गांव में क्यों किया? किसानों को लुभाना था, किसानों का मत चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अभी अवसरवादी बना है या कोई भी। कांग्रेस क्या, कांग्रेस एक तो एग्जाम्पल है। हर राजनीतिक पार्टी अवसरवादी है, समझ गए? हर राजनीतिक पार्टी अवसरवादी है, समझे? चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, हर राजनीतिक पार्टी अवसरवादी है, समझ गए? इंक्लूडिंग भाजपा भी। आप ये मत समझिए कि भाजपा अवसरवादी न है। भाजपा सबसे बड़ा अवसरवादी आज के डेट में भाजपा ही है, समझे? बारदौली सत्याग्रह 1928 में, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एनजी रंगा की अध्यक्षता में हुआ है। दक्षिण भारत के किसान नेता थे एनजी रंगा, और एनजी रंगा ने ही गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। और आप ये मत समझिएगा कि गांधी जी आंदोलन सत्याग्रह करते थे तो सब लोग उसके समर्थन में ही रहते थे, नहीं। जब गांधी जी पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी रखे थे तो गांधी जी का विरोध हुआ था। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि सबको मना करके चलते थे, समझ गए? सबको साथ लेकर के चलने में गांधी जी विश्वास करते थे और सबको साथ लेकर के गांधी जी चले। इसी वजह से देश हमारा आजाद भी हुआ। जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एकमत नहीं हुआ तब तक देश को आजादी थोड़े मिली। तो साथ लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका एक तरोताजा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अभी हमारे देश में दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन मतलब भाजपा और उसके सहयोगी दल वाला गठबंधन, एनडीए गठबंधन। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन। हाल फिलहाल में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी 2024 को हुआ और 8 फरवरी 2024 को उसका रिजल्ट आया। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के मजबूती के साथ लड़ा, एनडीए गठबंधन की जीत हुई। एनडीए गठबंधन में भाजपा तथा अन्य राजनीतिक दल थे। एनडीए गठबंधन ने जदयू को भी सीट दिया, चिराग पासवान को भी सीट दिया। भले दोनों हार गया लेकिन सीट तो दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंतर्गत दिल्ली में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बात का अहंकार था, दिल्ली में हमको कौन हरा सकता है। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने पार्टनर को साथ लेकर के चलना चाहिए। अगर जीत चाहिए पार्टनर को साथ लेकर के चलिए, समझ गए? अगर दोनों को जीत चाहिए, समझ गए? दोनों को जीत चाहिए तो पार्टनर को साथ लेकर के चलिए। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ होकर के चुनाव लड़ती तो आज परिणाम कुछ और होता। जिस सीट पर स्वयं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हारे हैं, जितना मतों से लगभग हारे हैं, जितना मतों से लगभग हारे हैं उतना ही मत लगभग कांग्रेस के उम्मीदवार को भी मिला है। बेहोश हो गई है, कोई बात नहीं, डेली बेहोश होती है, निकाल दीजिए उसको, क्लासरूम से बाहर निकालिए। है आइए जी, 2 लड़की पकड़ लीजिए, बाहर निकालिए, उसका इलाज करवाइए। आप लोग हड़बड़ाया मत कीजिए, ठीक है? ये लड़की बेहोश हो रही है, ठीक है? शुरू में तो जब कोचिंग खुला था तो हमको भी डर हो जाता था, ठीक है? लेकिन अब तो डेली 2-4 को बेहोश होवे करती है। खाना पीना सही से नहीं खाती होगी, सही और होगी। आज सोमवार है कि मंगलवार? ये सब सोमवारी मंगलवारी क्या क्या करती है।
अरे निकालिए ना उसको, बाहर निकालिए ना, 2 लड़की पकड़ के बाहर निकालिए, बाहर निकलेगी आधा रोग उसका ठीक हो जाएगा। अरे बाहर निकालिए ना जी, अरे बाहर निकालिए, जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए ना आप लोग, बाहर निकालिए उसको, दांती लगा हुआ है, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए पहले। सब दांती छोड़ने होता है किसी को? किसको होता है? हाँ जाइए, जाइए आप बाहर निकलिए तो। नहीं होता है तो बैठिए ना, आप काहे के लिए इधर उधर कर रहे हैं? आता है तो जाइए, जाइए दांती छोड़वाइए, जाइए 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 जाइए, पहले दांती छोड़वाइए उसका, जाइए जाइए दांती छोड़वाइए पहले, अरे दांती छोड़वाइए उसका, छूट गया दांती, दांती छूटा जी? है? हाँ, मुंह पे पानी मार दीजिए, मुंह पे पानी मारिए ना, मुंह पे पानी मारिए और पानी पिलाइए। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है जी, 70% ना, हाँ 70% हिस्सा पानी है। जो कुछ भी होता है उसमें पानी का एक अहम रोल होता है। आपको कोई भी रोग हो, आपको टाइफाइड हो, कैंसर हो, पेट में स्टोन हो, किडनी में स्टोन हो, बेहोश हो आप, सब में पानी का अहम रोल होता है, ठीक है। अरे दांती टूट ना गया, उसको बाहर ले जाइए, वहां पे काहे के लिए जमावड़ा लगेले हैं, बाहर ले जाइए, प्राथमिक इलाज करवाइए। प्राथमिक इलाज उसको करवाइए। जानते हैं जहां पे घटना हो, घटना स्थल पर प्राथमिक इलाज होना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अगर नहीं होता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। सही बता रहे हैं हम, समझे? आइए क्वेश्चन, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, बर्खास्त संघर्ष, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई है तेलंगाना से, तेलंगाना से। और भूदान आंदोलन की शुरुआत गांधीवादी नेता विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, विनोबा भावे, विनोबा भावे। इसकी शुरुआत उन्होंने 1951 ईस्वी में पोचमपल्ली से किया, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली से किया। और इस आंदोलन में क्या होता था जानते हैं? यानी जो बड़े बड़े किसान थे उनसे भूमि ले लिया जाता था, और जिन किसानों के पास भूमि नहीं होता था उनको भूमि दे दिया जाता था। कितनी अच्छी पहल थी, बहुत शानदार पहल थी ये अपने आप में। विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ, एक तो अंग्रेज फिरंगी था, विदेशी था, उसको भारत देश से कोई मतलब था नहीं, उसको अपने मातृ देश को फायदा पहुंचाना था, ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना था। तो ब्रिटिशर्स ने भारत के हर वर्ग के लोगों का शोषण किया। उसी में ब्रिटिशर्स ने सन्यासियों का शोषण किया, और जब सन्यासियों का शोषण किया तो सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं। और सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता केना सरकार, दिरजी नारायण, देवी चौधरानी और भी कई सारे नेताओं ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और उस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में किया है। और आनंद मठ की लोकप्रियता का कारण है सन्यासी विद्रोह, और इस सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया था। आंसर होगा सन्यासी विद्रोह।
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले, इंडिगो मतलब नील, खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया कि रचना किसने किया है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहां? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, एमपी और महाराष्ट्र। अजंता और एल्लोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कहां है हो? महाराष्ट्र में ना, अजंता और एल्लोरा की गुफा महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत तब अध्यादेश जारी करता है जब संसद का सदन सत्र में नहीं होता है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो अवधि होती है 6 माह। कितना माह? 6 माह। पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत ना, छोटी आंत। छोटी आंत। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस के सम्राट थे, और यह क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुआ है। और इस क्रांति ने फ्रांस से राजतंत्रात्मक शासन का अंत कर दिया। राजतंत्रात्मक शासन, राजतंत्रात्मक शासन। जैसे भारत से राजतंत्रात्मक शासन का अंत कौन क्रांति से हुआ है? भारत से राजतंत्रात्मक शासन की समाप्ति कौन क्रांति से हुई? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने भारत से राजतंत्रात्मक शासन का अंत कर दिया। कैसे कर दिया? 1857 की क्रांति का जब आप परिणाम पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज पढ़ना होता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के पद को समाप्त करने की घोषणा किया, और मुगल बादशाह का पद 1858 में समाप्त हुआ। और जैसे मुगल बादशाह का पद समाप्त हुआ, भारत से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली खत्म हो गया, और उसी के बाद भारत में धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना होनी प्रारंभ हुई। और आप ये मत समझिएगा कि भारत में लोकतंत्र अचानक आ गया। एक लंबी प्रक्रिया के बाद, लगभग 90 बरस 100 बरस की लंबी प्रक्रिया के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। 1857 की क्रांति से राजतंत्र की समाप्ति हुई, और फिर आगे चल करके लोकतंत्र की स्थापना तब हुई भारत में जब भारत में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारत की सभी आम जनता पार्टिसिपेट की, तब जाकर के भारत में वास्तविक तौर पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ठीक है। मिकिर और रेंगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम में। असम में अवस्थित है, असम में। ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इन राज्यों में जो हिमालय पर्वत फैला हुआ उसको पूर्वांचल हिमालय